इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, और पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे और कितनी देर में करेंगे, कैसे करेंगे, ये आप देखो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन बनाई, है ना। उन्होंने बोला कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब कोई बंदा रिप्रोडक्टिव फिट है तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो फिजिकली फिट है ना, उनका मतलब था कि वो फिजिकली भी फिट होना चाहिए, इमोशनली भी, सोशली भी और बिहेवियरल भी, है ना। फिजिकल, इमोशनल, सोशल, बिहेवियरल, पूरा एनसीईआरटी जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन फॉर्म में ही पूरा चैप्टर कराऊंगा कि ये क्वेश्चन है, ये उनके आंसर है। ठीक है, WHO ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या बताई? डेफिनेशन बताई कि कोई भी इंसान रिप्रोडक्टिव फिट है कब? वो फिजिकली फिट है, इमोशनली फिट है, सोशली फिट है, बिहेवियरली फिट है ना। खाली फिजिकल फिटनेस से काम नहीं चलेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, है ना। इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब स्टार्ट किया? 1951। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, याद रखना पड़ेगा। 1951 इंडिया ने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया। नेक्स्ट एक फुल फॉर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, RCH। मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन फॉर्म में ही आपका पूरा चैप्टर कराऊंगा ना, क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या उनके आंसर है। फुल फॉर्म RCH, रिप्रोडक्टिव, R से रिप्रोडक्टिव, C से चाइल्ड, H से हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ये इसकी फॉर्म है ना। इसके साथ ही आपको दो फुल फॉर्म और याद रखनी होंगी। कौन सी? MMR और IMR। MMR मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो, मैटरनल मतलब जो माँ बच्चे को जन्म दे रही है ना, उसका मोर्टेलिटी रेट, और इन्फेंट मतलब जो बच्चा पैदा होना है उसका मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, इतनी बातें बिल्कुल अपने को सिंपल सी समझ में आ रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक है अम्नियोसेंटेसिस। अम्नियोसेंटेसिस, देखो अम्नियोसेंटेसिस होता क्या है? सिंपल सा क्या है, देखो क्या है? अम्नियोटिक फ्लूइड एनालाइज करना होता है। देखो सिंपल है, कोई भी मदर है और वो प्रेग्नेंट है तो हम क्या करेंगे? इंजेक्शन के थ्रू उसके अम्नियोटिक फ्लूइड निकालेंगे ना। वो प्रेग्नेंट है, हमने क्या किया? उसका अम्नियोटिक फ्लूइड निकाल लिया। अब अम्नियोटिक फ्लूइड निकाल के हम उसको क्या करेंगे? लैब में टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। और एनालाइज करके देखो, वैसे इसका यूज तो क्या होता है? इसका यूज होता है कि उसमें कोई बीमारी है, बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर है, हम पहले से पता लगा लेंगे उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर है, कोई बीमारी है, इसलिए यूज होता है। बट इसका गलत कामों के लिए यूज होने लग गया, है ना। इसका वैसे तो होना चाहिए था अच्छे कामों के लिए यूज, की हम बीमारी देख लें बच्चे में, है ना, पर इसका गलत कामों के लिए यूज होने लग गया। कैसे यूज होने लग गया कि क्या करने लगे? फीमेल, देखो क्या करते थे कि जो प्रेग्नेंट है उसका अम्नियोटिक फ्लूइड निकाल के एनालाइज कर लेते उसके क्रोमोसोम की, वो मेल है या फीमेल है। अब इंडिया में आपको पता ही है, कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फिटिसाइड, है ना। फीमेल है तो क्या करते थे? अबॉर्शन करवा देते थे, है ना। आपको पता ही है कन्या भ्रूण हत्या, फीमेल फिटिसाइड क्या होता है, आपको पता है। इंडिया में तो खासकर, है ना। और इसीलिए इसको बैन कर दिया गया, क्योंकि इसका गलत कामों के लिए यूज होने लग गया। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्शन। देखो कॉन्ट्रासेप्शन सिंपल क्या होता है? सिंपल साधारण भाषा में कॉन्ट्रासेप्शन की डेफिनेशन क्या है? बर्थ कंट्रोल। और इसको अगर सिंपल कर दूं तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब सीधे सीधे शब्दों में क्या है कि अपने को बच्चा नहीं पैदा होने देना, है ना। अपने को बच्चा नहीं पैदा होने देना, है ना। तो हम मेथड्स यूज करेंगे कि कौन से ऐसे मेथड्स यूज करें कि जिससे बच्चा पैदा ना हो पाए, बर्थ कंट्रोल हो जाए, कॉन्ट्रासेप्शन हो जाए, है ना। कौन से मेथड है? नेचुरल मेथड हो सकते हैं, बैरियर मेथड हो सकते हैं, IUDs हम यूज कर सकते हैं, सर्जिकल मेथड्स हो सकते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हम यूज कर सकते हैं, इंजेक्टेबल या इम्प्लांट्स हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इन पे हम एक एक पे बात करने जा रहे हैं कि नेचुरल, बैरियर, IUD, सर्जिकल, इनके बारे में, सबके बारे में एक एक करके कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल एनसीईआरटी वाइज ही चलेंगे। देखो ये अपने पास है नेचुरल मेथड, तो नेचुरल मेथड अपने पास तीन है। कौन से? पीरियोडिक अब्स्टिनेंस, विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस और लैक्टेशनल अमीनोरिया। पीरियोडिक अब्स्टिनेंस में क्या है कि हमें कोइटस अवॉइड करना है। कब? मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10 to 70 डेज पे। अब ये क्यों करना है, इसका रीजन क्या है? तो सिंपली है, हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि इसका रीजन क्या है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10 to 70 डेज पे कोइटस अवॉइड करना है ना। उससे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, प्रेग्नेंट नहीं होगी कोई भी फीमेल है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है विथड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस। नाम से ही पता लग रहा है, विथड्रॉल मतलब कुछ विथड्रॉ कर लिया गया। अब सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रासेप्शन करना है, बच्चा प्रेग्नेंट होने से रोकना है, तो क्या विथड्रॉल होगा? पेनिस का विथड्रॉल होगा ना, जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। सिंपल सी है, पेनिस विथड्रॉल जस्ट बिफोर इजैकुलेशन से जस्ट बिफोर क्या करेंगे? पेनिस
जो मेल पार्टनर है वो पेनिस को विदड्रॉ कर लेगा। उससे क्या होगा, जो सीमन है, जो स्पर्म है, वो फीमेल के अंदर डिस्चार्ज नहीं होगा। तो डिस्चार्ज सीमन जो है फीमेल के अंदर ही नहीं जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट अपना है लैक्टेशनल अमीनोरिया। इसमें क्या होता है, देखो नाम से ही पता लग रहा है लैक्टेशनल मतलब हमें लैक्टेशन के साथ कुछ करना है। देखो सिंपल है, किसी भी फीमेल का बच्चा पैदा हुआ है ना, बच्चा पैदा हुआ मतलब पार्चुरेशन हुई, तो उसके 6 महीने तक क्या होता है, 6 महीने तक होती है इंटेंस लैक्टेशन। सिंपल है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो उस दौरान क्या होता है, उस फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल अब्सेंट होती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल अब्सेंट होती है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल ही अब्सेंट होगी तो ओव्यूलेशन ही नहीं होगी। ओव्यूलेशन ही नहीं होगी तो ओवम ही नहीं बनेगा, एग ही नहीं बनेगा। तो एग ही नहीं बनेगा फीमेल के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन कहां से होगी, नेक्स्ट बच्चा पैदा कैसे होगा, नहीं होगा, है ना। तो 6 महीने तक सेफ है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। अब नेचुरल मेथड्स के बाद क्या है, बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है ना, पहले कॉन्डम्स है और दूसरे डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स हैं, ठीक है। ऐसे क्यों डिवाइड किया, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं कि कॉन्डम्स जो है वो मेल भी यूज कर सकते हैं और फीमेल, है ना, मेल के लिए भी होती हैं और फीमेल के लिए भी होते हैं। और ये डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, फीमेल्स के लिए होते हैं। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब कॉन्डम्स के बारे में लिखा हुआ है कि ये किसकी बनी होती है, थिन रबड़ लेटेक्स शीट। ये एनसीईआरटी का वर्ड है, कॉन्डम्स किसकी है, थिन रबड़ लेटेक्स शीट। ये तो मेरे ख्याल से कॉमन अंडरस्टैंडिंग की बात है, सबको पता भी होगा, ठीक है। और डिस्पोजेबल होती है, डिस्पोजेबल कॉन्डम्स एक बार यूज करके फेंक दो, ये भी सबको पता है मेरे ख्याल से। और क्या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक ब्रांड है निरोध ब्रांड, है ना, निरोध ब्रांड कॉन्डम की बड़ी फेमस ब्रांड है, ये याद रखना है। और कॉन्डम्स का फायदा क्या है, देखो हमने अभी नेचुरल मेथड किए थे, नेचुरल मेथड, ये विदड्रॉल मेथड और ये मेथड जो भी मेथड किए थे, इसमें कहीं भी एसटीडी को रोकने की बात नहीं कही गई, है ना, क्योंकि मेल और फीमेल के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आ रहा है ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आ रहा है उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स में। बट इनमें क्या फायदा है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं आ रहा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं, एक कवरिंग हो गई, एक प्रोटेक्शन हो गई। तो इससे क्या फायदा होगा कॉन्डम्स का, कॉन्डम्स का क्या फायदा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी ये रोकेगा, ठीक है। अब इधर इनकी बात करें तो ये सिर्फ फीमेल के लिए और रीयूजेबल है। देखो ये डिस्पोजेबल थी, ये रीयूजेबल, दोबारा भी यूज हो सकती है, ठीक है। और अब बैरियर मेथड में कॉन्डम्स और इनके बारे में एनसीईआरटी में एक लास्ट में लाइन लिखी हुई है कि स्पर्मिसाइडल, है ना, स्पर्मिसाइडल मतलब जो स्पर्म को मार दे, ऐसी जेलीज या क्रीम अगर इनके साथ यूज करें तो और भी ज्यादा इनकी क्या है, एफिशिएंसी बढ़ सकती है ना। ऐसी क्रीम्स या ऐसी जेलीज जो स्पर्म को मार दे, स्पर्म को मार दे मतलब स्पर्मिसाइडल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं आईयूडीज, ठीक है। आईयूडीज मतलब इंट्रा यूट्रीन डिवाइस, ठीक है, इंट्रा यूट्रीन डिवाइस। अब नाम में ही आ रहा है यूट्रीन मतलब ये कहां पे लगाई जाएंगी, कहां पे यूज होंगी, यूट्रस में, यूट्रस में, ठीक है। अब यहां पे मैं 2 क्वेश्चन इसके जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है उसी के बेस पे आपके सामने 2 क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी होती है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो आंसर जाएगा आईयूडी, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी, आईयूडी, ठीक है। मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने बोले एनसीईआरटी से उठा के कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी, आईयूडी, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कौन सी, आईयूडी। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं साथ साथ चीजों को याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं, याद करवाने की साथ साथ क्या पॉसिबल क्वेश्चन है, क्या उनके आंसर है, साथ साथ चीजों को याद करेंगे अलग तरीके से, ठीक है। और आईयूडीज हमारे पास 3 टाइप की है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है। अब इनकी ये एक एक लाइन आपको याद रखनी है, ये भूलनी नहीं है। मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इनमें आप इंटरमिक्स होते हो, सिंपल सी बात है। मेरे को सारी चीजें पता है ना, जहां पे मैं कंफ्यूज होता था तो मेरे को पता है वहां पे मैक्सिमम बच्चे भी कंफ्यूज होते होंगे कि ये आपको याद रखनी पड़ेगी। नॉन मेडिकेटेड क्या करती है, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, कॉपर रिलीजिंग क्या करती है, स्प्रेस स्पर्म मोटिलिटी, हार्मोन रिलीजिंग क्या करती है, मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये चीजें आप इंटरमिक्स करोगे कि किसका क्या फंक्शन था। नॉन मेडिकेटेड क्या करती है, फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म करती है, कॉपर रिलीजिंग क्या करती है, स्पर्म की मोटिलिटी को रोकती है, ठीक है। और ये क्या करेगी, हार्मोन रिलीजिंग मेक यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, कॉमन सेंस जैसे हार्मोन वाली है तो हार्मोन वाली याद रखना है, जैसे प्रोजेस्टेरोन होता है जैसे, और वो कहां पे काम करता है, यूट्रस की वॉल्स पे काम करता था, उसको अनसूटेबल बना देगा, थोड़ा सा ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और कॉपर रिलीजिंग में ऐसे याद रखना, कॉपर एक मेटल है तो वो मजबूत है तो वो आगे खड़ा हो जाएगा, आगे खड़ा हो जाएगा तो मतलब स्पर्म को मूव
मूव नहीं करने देगा, उसकी मोटिलिटी रोकेगा। थोड़ा सा आप ऐसे आइडिया लगा सकते हो। अब इसके एग्जांपल्स की बात करें तो देखो एग्जांपल्स में भी थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाना, थोड़ा सा कॉमन सेंस। देखो हार्मोन रिलीजिंग के एग्जांपल देखो, प्रोजेस्टेरोन है ना, क्या है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो देखो हार्मोन क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है, तो प्रोजेस्टेरोन के नाम से याद आ जाएगा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, ये आपको याद आ जाएगा। और क्या है LNG-20, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा LNG-20, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें कॉपर वाले में देखो कॉपर टी कॉपर से हो गया, कॉपर 7 कॉपर से हो गया, और क्या होगा मल्टीलोड 375। तो कॉपर क्या होता है, एक मेटल होता है, तो M4 मेटल, M4 मल्टीलोड 375। और ये इसका याद रखना है नॉन मेडिकेटेड का लिप्स लूप, नॉन मेडिकेटेड का क्या है लिप्स लूप, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है ओरल पिल्स, है ना। ओरल पिल्स क्या होती है, देखो सिंपल है, ओरल पिल्स क्या होती है, प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ओरल पिल्स क्या होती है, हम क्या दे रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन, अकेला प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का मिक्सचर प्रोवाइड करा रहे हैं। और किस फॉर्म में प्रोवाइड करा रहे हैं, टैबलेट्स की फॉर्म में प्रोवाइड करा रहे हैं। और इन्हीं टैबलेट्स को हम क्या बोल देते हैं, पिल्स बोल देते हैं, ओरल पिल्स, ठीक है। इन्हीं टैबलेट्स को हम बोल देते हैं पिल्स बोल देते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, यहां पे 5 स्टार 10 स्टार लगा लो। ओरल पिल्स का फंक्शन क्या होता है, ये ओव्यूलेशन को भी रोकती है और ये इम्प्लांटेशन को भी रोकती है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन अच्छा बनेगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनेगा। ऑप्शन में आ जाएगा कि किसको रोकती है, ओव्यूलेशन को रोकती है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी आएगा इम्प्लांटेशन को, ऑप्शन सी आएगा बोथ ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो यहां पे अच्छा क्वेश्चन बनेगा, दोनों को रोकती है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है ओरल पिल्स के बारे में कि ऑल्टर दी सर्वाइकल म्यूकस ग्रेविटी, ठीक है। फीमेल के अंदर क्या है सर्विक्स होता है, तो उसकी म्यूकस क्वालिटी को ये ऑल्टर कर देगी, है ना। ऑल्टर करने से फायदा क्या होगा कि वो स्पर्म एंट्री को रिटार्ड करेगा, स्पर्म की एंट्री को रोकेगा, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक आपको ये याद रखना है, देखो मैं एक ओरल पिल्स के बारे में बता दूं कि ओरल पिल्स का जो भी आएगा ना कि कब लेनी होती है, 21 दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल में कब ये लेनी चाहिए, कब फायदा होगा, है ना, तो वो सब मैं कराऊंगा कब मेंस्ट्रुएशन साइकिल कराऊंगा ना, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में तब कराऊंगा, है ना, क्योंकि तब ही वो अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सहेली। सहेली के बारे में अपने को 3 पॉइंट याद रखना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं ये बात कि सहेली के बारे में, सहेली एक पिल है, सहेली भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इसके बारे में हमें 3 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट मैं डायरेक्ट वही क्वेश्चन ही बता रहा हूं। पहला पॉइंट, वंस ए वीक पिल, क्वेश्चन कहीं भी आ जाए कि वंस ए वीक पिल कौन सी है, आंसर जाएगा सहेली। दूसरा पॉइंट क्या है, सहेली एक नॉन स्टीरॉयडल पिल है, नॉन स्टीरॉयडल, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है कि ये इसको कहां पे डेवलप किया गया, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कहां पे डेवलप किया गया, CDRI, CDRI मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहां पे सिचुएटेड है, लखनऊ में सिचुएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंजेक्शंस और इम्प्लांट्स की। देखो सिंपल सी बात है, इम्प्लांट्स या इंजेक्शन कैसे है, देखो इसको ऐसे समझो, मान लो हमें क्या देना था, हमने पिल्स में भी बात की थी, हम क्या दे रहे थे, प्रोजेस्टेरोन दे रहे थे अकेला या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन दे रहे थे, और वो कैसे दे रहे थे, हम टैबलेट्स के थ्रू दे रहे थे कि वो ओरली खानी पड़ती है। और ये इम्प्लांट्स क्या होते हैं, देखो फॉर एग्जांपल किसी की हमने एक ऐसी चीज प्रोड्यूस कर दी, मान लो मैंने ऐसी चिप, एक ऐसा कार्ड बना दिया, है ना, कुछ ऐसी छोटी सी डिवाइस बना दी कि जिसमें मैंने क्या फिल कर दिया, प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन को मैंने उसमें फिल कर दिया। और उसमें क्या करेंगे हम, अंडर द स्किन, है ना, फीमेल के अंडर द स्किन उसको हम फिट कर देंगे। अब वो मान लो उसकी वैलिडिटी है 1 साल, है ना, वो 1 साल तक क्या करेगी, फिर वो जो हमने वो डिवाइस बनाई वो 1 साल तक क्या करेगी, प्रोजेस्टेरोन या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन को फीमेल के अंदर सिक्रीट करती रहेगी। और ये सिक्रीट होते रहेंगे मतलब क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन अपना हो जाएगा, है ना, सिंपली है वो प्रेगनेंसी को रोकते रहेंगे। ये बात तो हमने की थी ना कि ये प्रेगनेंसी को रोक रहे हैं, सिंपल ऐसे। अब देखो एनसीईआरटी में एक बात लिखी हुई है कि विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस हमें ये प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का एडमिनिस्ट्रेट कर देना चाहिए। मतलब कुल मिला के ये बोलो कि जो भी प्रेगनेंसी को रोकने वाली पिल है वो दे देनी चाहिए। और ये आपने टीवी में एड्स में भी देखा होगा, ये 72 आवर्स वाला, है ना, इतने बच्चा कोई नहीं है, सबको पता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या है अपने पास है, ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी। अब नाम से ही पता लग रहा है, ट्यूब मतलब फेलोपियन ट्यूब। अब ये नाम से ही पता लग रहा है, वास मतलब वेसेक्टोमी मतलब वास मतलब वास डिफरेंस। तो सिंपल सी बात है, फेलोपियन ट्यूब के स्मॉल पार्ट को रिमूव या टाइड अप कर दिया, है ना, फेलोपियन ट्यूब के स्मॉल पार्ट को रिमूव्ड या टाइड अप कर दिया। इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की। वेसेक्टोमी, वास मतलब वास डिफरेंस, तो वास डिफरेंस के स्मॉल पार्ट को क्या कर दिया, रिमूव या टाइड अप कर दिया।
अब यहाँ पे कॉमन सेंस की बात पता चल रही है कि फैलोपियन ट्यूब किस में होंगी, फीमेल में होंगी, तो ये है फीमेल में, और वास्ट डिफरेंस किस में होते हैं, मेल में, तो ये है मेल में। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं किस तरफ है, एसटीडी। देखो एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या इनका दूसरा नाम है वेनरल डिजीज, या इनका दूसरा नाम है आरटीआई यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। सिंपल सी बात है। अब कौन से लिखे हुए हैं, गोनोरोया, सिफिलिस, जेनेटल हर्पिस, कैलेमिडियासिस, जेनेटल वार्ड्स, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, ट्राइकोमोनियासिस, ठीक है। अब यहां पे याद रखने लायक बात क्या है, यहां पे क्वेश्चन बनने लायक बात क्या है इस टॉपिक में, कि तीन ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं जो नॉन क्योरेबल है, मतलब जो क्योर नहीं हो सकती, है ना। कौन सी है, ट्रिपल एच, कौन सी, या इसको ऐसे याद रख लो, हर्षिता हरामी है, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और हर्पीस है, ठीक है, जेनाइटल हर्पीस, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहां पे एक एनसीईआरटी में चीज दी हुई है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी क्या कर सकती है ना, उनका मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अगर किसी को हो गई तो क्या क्या हो सकता है, उसको पीआईडी हो सकती है। पीआईडी क्या है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, पीआईडी क्या है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, या अबॉर्शंस हो सकते हैं, या स्टिल बर्थ हो सकते हैं, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, या इनफर्टिलिटी हो सकती है, या कैंसर हो सकते हैं, ठीक है। अब स्टिल बर्थ आपको पता है, मरा हुआ बच्चा पैदा होना, और अबॉर्शन सबको पता ही है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, सिंपल सी बात है। देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल आपको कलकत्ता जाना था और आप पहुंच गए कहां, आप कानपुर पहुंच गए, तो ये होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कि जहां पे मदर के अंदर यूट्रस में जहां बच्चा फिट होना चाहिए था, इंप्लांट जहां होना चाहिए था वहां नहीं होता, उसके अलग कहीं हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखो सिंपल सा है, मेडिकल टर्मिनेशन मतलब हम जानबूझ के बच्चे को पैदा नहीं होने देना चाहते, है ना। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, हम जानबूझ के वॉलंटरली, है ना, हम बच्चे को पैदा नहीं होने चाहते, ठीक है। इतनी सी इसकी डेफिनेशन, ठीक है। अब ये लीगलाइज्ड कर दिया गया इंडिया में कब, 1971 में। एमटीपी को इंडिया में लीगलाइज कर दिया गया कब, 1971 में। बट यहां पे एक चीज याद रखनी है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ इसको लीगलाइज किया। स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ क्यों, क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है। मिसयूज कैसे, देखो इसको लीगलाइज क्यों किया, क्योंकि यार इसकी जरूरत भी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल किसी फीमेल के साथ रेप हो गया, या अनवांटेड प्रेगनेंसी होगी, है ना, अनवांटेड प्रेगनेंसी होगी, तो उसमें इसका यूज कर लेना चाहिए, है ना, लीगलाइज कर दिया। और इसका गलत यूज क्यों होता है, क्योंकि इसका यूज फिर वो ये फीमेल फिटिसाइड के लिए, कि हमने देख लिया कि हाँ हमने क्या किया, टेक्निक्स का यूज करके देख लिया कि पेट में फीमेल है, तो क्या किया, फीमेल है तो लड़की नहीं चाहिए, तो क्या कर देते हैं, उसकी चुपके से क्या करा देते हैं, उसका अबॉर्शन करा देते हैं। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा देते हैं, ना, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं, तो इसलिए इसका गलत यूज होता है, तो इसलिए स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ इसको लीगलाइज किया गया, ठीक है। और एक बात यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी सेफ है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद आप इसको करोगे तो नुकसान हो सकता है, मदर को भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये सेफ मानी जाती है, ठीक है। इनफर्टिलिटी इज प्रिवेंटेड बाय आर्ट का मतलब क्या होता है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स। अब आर्ट हमारे पास दो टाइप की हो सकती है, इन विट्रो या इन विवो। इन विट्रो का मतलब है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी, और इन विवो का मतलब है फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी। अब इन विट्रो में हमारे पास क्या क्या आता है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है जिफ्ट का मतलब है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमर्स इज ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमर्स फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है आईयूटी, इंट्रा यूट्रीन ट्रांसफर। नाम से ही पता लग रहा है यूट्रस में ट्रांसफर होगा, यहां पे नाम से क्या था, फेलोपियन ट्रांसफर, मतलब फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होगा, और यहां पे यूट्रस में। बस डिफरेंस इतना है, इसमें था जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमर्स, और इसमें है जाइगोट मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स। क्लियर है। और इसमें लास्ट है ICSI, मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें भी नाम से ही याद कर लो इसको कि साइटोप्लाज्म में स्पर्म का इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, साइटोप्लाज्म किसका होगा, ओवम का, ठीक है। स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाएगा साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में।
अब है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्स्ट है गिफ्ट यानी गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। इसमें जो फीमेल या मदर होती है वो अबनॉर्मल होती है, मतलब वो ओवम का प्रोडक्शन नहीं कर सकती। तो ओवम क्या होगा, किसी डोनर से ले लिया जाएगा। ओवम फ्रॉम डोनर किसको दे दिया जाएगा, अबनॉर्मल फीमेल को। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें क्या होता है, सीमन फ्रॉम हस्बैंड या डोनर से लेते हैं, सीमन हस्बैंड या डोनर से लेते हैं और आर्टिफिशियली बिल्कुल नॉर्मल फीमेल या नॉर्मल मदर में इंसेमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू।